will not be an option, because it will destroy both countries. This is an option only in the case our existence is in very, very precarious situation, and there is a direct threat to our existence. मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? वो कायरों की तरह छिप कर आए, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज मुकाबले में एक बार फिर से उसी सवाल पर चर्चा करेंगे जिस पे हम 4 दिनों पहले यानी 12 मई को चर्चा कर रहे थे। हम आज फिर एक बार पूछेंगे कि क्यों नहीं पाकिस्तान से एटमी हथियार छीन लेना चाहिए। मतलब यह कि क्या पाकिस्तान की परमाणु ताकत को छीन लेना चाहिए। यह सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है। आज श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यही सवाल उठाए और दुनिया के सामने यह अपील की कि पाकिस्तान की एटमी हथियारों को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। हमने 12 मई को मुकाबला में यही डर जताया था कि बार बार पाकिस्तान धमकी देने वाले पाकिस्तान के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। हमने इस बात का भी डर जताया था कि जब पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है तो एटमी हथियार का रिस्क कितना बड़ा रिस्क है। आज हम एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के ये हथियार एक बड़ा खतरा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री ने बड़ा सवाल उठाया। ऐसे गैर जिम्मेदार ये वही सवाल है जो 4 दिनों पहले यानी 12 मई को NDTV ने भी उठाया था। के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए बड़ा खतरा नहीं है। हमने इसी शो यानी मुकाबला में इस सवाल पर चर्चा की थी कि जिस पाकिस्तान की फौज के अधिकारी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है, उसके पास से क्यों नहीं परमाणु हथियार छीन लेने चाहिए। हमने मुकाबला में ये सवाल किए थे कि क्यों नहीं परमाणु ताकत का पाकिस्तानी गुरूर चूर चूर कर देना चाहिए। उनको इस चीज से कोई फील नहीं है कि हम सिविलियन इलाकों पर हमला करें, यानी कि दुनिया का कानून, ह्यूमन राइट इशू, वॉर क्रिमिनल हैं ये लोग। अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर दुनिया की नजरों का कड़ा पहरा होना चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर भारत की चिंता की 2 सबसे बड़ी वजह है। नंबर 1, पाकिस्तानी फौज और आतंकवादी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कौन आतंकवादी है और कौन पाकिस्तानी फौज का अधिकारी, ये कहना मुश्किल है। नंबर 2,
पाकिस्तान कई बार एटमी हमले की धमकी दे चुका है। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को एटमी हमले की धमकी दी थी। I would still believe and very firmly believe that a nuke will not be an option, because it will destroy both countries, This is an option only in the case our existence is in a very, very precarious situation and there is a direct threat to our existence. भारत ने पाकिस्तान की धमकी की परवाह नहीं की और न्यूक्लियर ताकत वाले देश के भीतर घुसकर उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। और आगे भी ऐसा ही होगा। पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर धमकी का अब कोई असर नहीं होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित हो गया कि भारत पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये हकीकत नहीं बदलेगी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है और वो हथियार जिन हाथों में हैं, वो आतंकवाद के खून से लाल हैं। इसलिए एनडीटीवी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन लेने चाहिए। और आज भी सवाल वही उठ रहा है। तय मानिए, कल पूरी दुनिया को इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। कितना जरूरी सवाल है ये भी समझना जरूरी है, इसलिए मुकाबला में आज के सवाल हैं। पहला, क्या IAEA को पाकिस्तान के एटमी हथियारों की निगरानी करनी चाहिए? दूसरा, क्या अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को आगे नहीं आना चाहिए? तीसरा, क्या चीन को पाकिस्तान का समर्थन बंद नहीं करना चाहिए? और चौथा, क्या IMF जैसे संगठनों को पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद नहीं करनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए एक बड़ा पैनल है हमारे साथ जानकारी के लिए और इस पर यह भी बताने के लिए कि क्या क्या संभव है और क्या एक्शन लेने जरूरी हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेजर जनरल संजय मेस्टन से। RSN सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर गीतांजलि सिंह जुड़ रही हैं, सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक, डॉक्टर रोबिंदर सचदेव डायरेक्टर USINPAC, विनय पाठक जी वाइस चांसलर CSJMU कानपुर। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं आपसे, क्या कहेंगे आप जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही हैं? मेजर जनरल, आपको लगता है कि जो हो रहा है उस पर पूरे विश्व को अब कह देना चाहिए कि न्यूक्लियर ताकत ले लो वापस? बिल्कुल, मेरे ख्याल भारत के रक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। इसको पूरे देश को नाज होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार है हमने बोला है कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये भी एक आतंकवाद की फ़ौज है और टेररिस्ट और आतंकवाद जो इनकी आर्मी है उसके बीच में कोई अंतर नहीं है। तो ये रोग नेशन है और ये सबको मालूम है रोग नेशन है। मैं जब अफ़गानिस्तान में था, मैं वहाँ पर ये अमेरिकन आर्मी और 52 कंट्रीज़ के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था। उनको भी यही चिंता थी कि सबसे बड़ी चिंता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अगर टेररिस्ट के हाथ में चले जाएं तो कैसे क्या विश्व का होगा। चिंता तो थी, लेकिन सिर्फ चिंता थी कि टेररिस्ट के हाथ में। लेकिन आज जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है कि वो तो खुद रोग स्टेट है, खुद टेररिस्ट है उनकी आर्मी, तो और चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन चिंता का विषय तो ये भी है ना कि जिस तरह से क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर पावर होना बंदर के हाथ में बटेर? बिल्कुल, तो इसीलिए ये जो हमने ये बताया है, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर ने कल बहुत क्लियर लफ्ज़ों में बोल दिया था, कल नहीं वो परसों के स्टेटमेंट में, कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल और या ब्लफ में अब हम भारत नहीं फंसेगा। लेकिन जो भी है उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और समय आ गया है कि ये पूरे विश्व को इस पे गंभीरता से देखना चाहिए जी। और पूरे विश्व में अभी भारत आवाज़ उठाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। यूनाइटेड नेशन से लेके हर देश को ये आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये इफेक्ट किस किस को कर सकता है उनके न्यूक्लियर वेपन्स। इसराइल को कर सकता है और साथ में ये जितनी ये US फ्लीट बैठी हुई है अरेबियन सी में उनको इफेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब वेस्ट को तो होगा और अरब कंट्रीज को भी इफेक्ट हो सकता है। तो पाकिस्तान ये जो कर रहा है, तो ये जो आज रक्षा मंत्री ने बोला है IAEA के निगरानी के अंदर इनका सारा अभी ये इनको हैंडओवर होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिसकी मर्जी वहाँ पाकिस्तान में हर गहरा रोज आए दिन न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेट देना चाहता है।
हिंदुस्तान में आप देखिए, हमारे सिर्फ लिमिटेड लोग ये बात करते हैं, या तो प्राइम हिंदुस्तान ने मिनिस्टर। कभी धमकी नहीं दी है। नहीं, हिंदुस्तान ने कभी धमकी नहीं हमने दी। बस एक ही बार बोला है कि जब ये करके देखें इनके देश का हम क्या नाश करेंगे। जो ये हमारा जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, ये पाकिस्तान को तो हम मिटा देंगे। जी। लेकिन इस टाइम हमने प्रूव कर ही दिया, ये जो इनके 9 एयर बेसिस को हमने अटैक किया है, और एक तो बिल्कुल इनके सरगोड़ा वो जो इनका प्लांट, ये एयर बेस है, उसके नज़दीक उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है किराना, उसके पास बॉम्ब गिरा दिया। तो इनको पता है कि हमारी क्या काबिलियत है, और उसी की वजह से वो पता है, घुटने डर पाए भी है थे। ना इसी बात का। RSN सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? आपको लगता है कि भारत की जो ताकत है, और ये हमें पता भी है कि हमारी क्या ताकत है, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि क्या बड़े बड़े संगठन जो पैसे से मदद देते हैं, ये जानते हुए कि इसको टेरर एक्टिविटी में एम्प्लॉय और डिप्लॉय दोनों कर लिया जाता है ना, ये पैसे तो वहीं जा रहे हैं, तो फिर इस पैसे की वजह से तो उस सेना की ताकत आ रही है, उसको रोकने के लिए पैसे रोकना भी जरूरी होगा। बिल्कुल। और जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपैंड करता गया है, वैसे वैसे उनकी जो जिहादी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती रही हैं। और वो डायरेक्ट इसका ये है, देखिए उनका क्या सोचना था कि अगर ये स्पेक्ट्रम है और इस स्पेक्ट्रम के इस तरफ न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, और इस तरफ इंडिया की कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और इसके बीच में आप पूरे प्रॉक्सी वॉर को, जिहादी प्रॉक्सी वॉर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। वो प्रॉक्सी वॉर एक टेररिस्ट, छोटा टेररिस्ट अटैक, एक कहीं पे बम धमाका से लेकर वो पुलवामा, पहलगांव, कारगिल, 26/11, ये देखिए, ये जो इंटरवीनिंग जो ये सेगमेंट है, इसके बीच में उनको वो कितना उनके पास लैटिट्यूड था। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब न्यूक्लियर हथियार के आड़ में टेररिज्म नहीं चलेगा। जी। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? कुछ तो बात हुई होगी, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। अचानक आईएई का आज एक स्टेटमेंट आना, फिर राजनाथ सिंह का इतनी बड़ी बात बोलना। और मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, कि केवल हम ही थ्रेटेड नहीं, हमारा तो है ही, वो गजवाए हिंद का एक हिस्सा है उनका, वो बिकॉज उन्होंने खुद डेजिग्नेट किया था इसको इस्लामिक बॉम्ब। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिकन के लिए खतरा नहीं होता तो उन्होंने जयाउल हक को क्यों उड़ा दिया? हवा में मजबूर थे। उस समय वो भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शिकार थे, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था, और वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पाकिस्तान की उनको जरूरत थी। जी। उनको खतरा है, इजराइल को खतरा है, रूस को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लेके खतरा है, जापान को खतरा है क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ये जो इसका जो अभी DGISPR का जो फादर है बसरुद्दीन महमूद, वो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसने अल कायदा को उसको बेचने की कोशिश की। AQ खान ने उसको बेचने की कोशिश की। जी। तो आप बताइए कि ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये पूरी दुनिया के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बिल्कुल। मैं सुरेश और मुझे गोयल जी से लगता है कि एक मिनट इसका आपको प्रोसेस रोकूंगी। शुरू हो सुरेश गया गोयल है। जी के पास जाना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक है। आपको लगता है कि अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए ना? ये एक मुहिम के तौर पर पूरे विश्व में चलना चाहिए। देखिए, ख्याल बहुत अच्छा है, करना चाहिए, मैं मानता हूं। और जिस दिन से पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बना, ओपनली ओपनली क्या कहना ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी कॉवर्ट कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास थी। आपको याद होगा कि जब हमने अपने न्यूक्लियर ट्रायल्स किए, हमने एक्सप्लोजन किया, उसके एक दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने कर दिया। तो कैपेबिलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। तो पाकिस्तान पहले भी न्यूक्लियर कंट्री था, तब भी है। सवाल ये है कि अगर हमें पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना है तो कैसे होगा वो? क्या पाकिस्तान अपने आप, ये तो नहीं हो कि हम कहेंगे कि भाई आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स सौंप दीजिए आईएईए को। आईएईए ऑल्सो, उसके पास में मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स को देखता है, मिलिट्री प्रोग्राम को नहीं देखता है वो। तो अगर कहे भी, पहली बात तो IAEA वो लेने की उसमें क्षमता नहीं है, और अगर वो क्षमता होती भी तो क्या पाकिस्तान दे देता? अगर यूएसए बोल तो क्या दे देगा? नहीं, देखिए मानवीय जी, सवाल ये है कि आइडियल और जो रियल हकीकत है ग्राउंड में, उसमें काफी फर्क है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान बेशक रू कंट्री है, लेकिन उसके पास में न्यूक्लियर कमांड है। जब तक वो न्यूक्लियर कमांड रहेगी, हमें उसके बारे में सोच समझ करके कदम उठाना होगा। एक जो तरीका है, और जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान को, हम चाहे बेशक न्यूक्लियर के बारे में बोले या नहीं बोले, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ताकत, आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की जो बाकी ताकतें धीरे धीरे खत्म कर देंगे, तो पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। सुरेश तो जी, इंडस आपका इतना पूरे विश्व का अनुभव है, क्या पाकिस्तान इसी मिलिट्री के काम को सिविल की आड़ में न्यूक्लियर पावर को बार बार यूज करके धमकाता रहता है? क्या ये उसको पता है और इसी वजह से उसका फायदा हो रहा है? पूरा विश्व में कुछ नहीं हो सकता इसका नियम के अनुसार? देखिए, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ लेकर के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाना, ये जानते हैं आप, उन्होंने किया है ये। अल्टीमेटली जो सारे जो कंपोनेंट्स स्मगल हुए, कहां से आए? वो अमेरिका से आए, चाइना से आए। ये सबको मालूम है कि ज्यादातर प्रोग्राम ये स्मगल प्रोग्राम है। लेकिन जो भी है हुआ है अब ये, और अब उनके पास यहाँ पर है, तो पाकिस्तान को अगर मार्जिनलाइज करना है कि बिल्कुल वो हाशिए पर आ जाए, तो मैं समझता हूं कि जैसे चाणक्य नीति थी ना, कि अगर आप भात के ढेर पर आप सीधे बीच में हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ जलेगा ना। तो आप साइड से जाइए, उसको बिल्कुल मार्जिनलाइज कीजिए, देखिए कि वो और कोई काम कर रही थी, इसमें क्षमता ना बचेगी। तो अगर उसकी आर्थिक ताकत खत्म हो जाएगी, अच्छा रहेगा। अगर उसका एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो उसको हमें जिस तरह से, और भी एक चीज मैंने काफी सुना है कि बाकी देश भी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से के डेंजर में है, खतरा है। मेरे ख्याल है जितना खतरा हमको है, उतना किसी देश को खतरा नहीं है। पाकिस्तान किसी भी हालत में इजराइल पर, यूएसए पर, कतार पर, एमिरेट्स पर हमला नहीं करेगा। वो उसका खतरा हमारे से है, और हमारे ऊपर वो हमला करने से चूकेगा नहीं। अगर जैसा कि आसिफ खान साहब ने कहा, अगर उनको लगा कि उनकी एग्जिस्टेंशियल खत्म हो रही है, खतरा है, तो वो न्यूक्लियर वेपन काम में लेने से चूकेंगे नहीं। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो इतना बेगैरत देश है जो हार कर भी सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है सड़कों पर कि हम जीत गए। एक हारे हुए मैच का खिलाड़ी अगर सड़कों पर नाचता हुआ दिखे कि हम जीत गए, तो उसको आप क्या ही कहिएगा। डॉक्टर रविंदर सचदेवा, डायरेक्टर USINPSC, आप मुझे ये बताइए कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो क्या US या फिर IMF ऐसे नियमावली नहीं ला सकते हैं जिससे कम से कम इनको पैसे आने बंद हो जाए? जैसा उन्होंने कहा अभी कि भाई अगर पैसे आते रहेंगे तो इसी काम पे लगते रहेंगे। थैंक यू सो मच। या सर्टनली कुछ करा जा सकता है, पर ज्यादा नहीं। पैसे यस, IMF इस समय एक बेल आउट कर रहा है पाकिस्तान को, राइट। कितना स्क्वीज कर रहेगा, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, बुरे होते जाएंगे इकोनॉमिकली। बट बैक टू न्यूक्लियर, कोई देश किसी दूसरे देश को कंपेल नहीं कर सकता अपना न्यूक्लियर वेपन छोड़ने को, इम्पॉसिबल है। IAEA, जैसे एम्बेसडर गोयल कह रहे हैं, वेरी राइट, केवल और केवल सिविल रिएक्टर्स की मॉनिटरिंग और सेफ्टी एंड ऑडिट्स कर सकता है। किसी भी कंट्री, कोई IAEA को एक्सेस नहीं देता अपनी मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज का किसी भी एंगल से। यस, पाकिस्तान के पास है, ये खतरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक एग्जांपल और है, वर्ल्ड हिस्ट्री ने देखा इराक का क्या हाल हुआ न्यूक्लियर वेपन्स की जहां तक बात है। अगर सद्दाम हुसैन के पास असल में न्यूक्लियर वेपन होते, अमेरिका हिम्मत ना करता सद्दाम हुसैन पर अटैक करने की। अगर गद्दाफी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना छोड़ा होता लीबिया में, तो 2 साल बाद नेटो उसको रौंद के गद्दाफी को मारना देता। डॉक्टर सचदेवा, पाकिस्तान के पास तो है और वो बार बार धमकाता है ना। तो ये धमकाने का मतलब डराना है कि मेरे पास है नहीं फिर भी मैं डरा रहा हूँ? नहीं, 2 एलिमेंट है। ये डरा रहा है, नॉर्थ कोरिया के पास है, वो डराता है। अब अमेरिका कर ले, अमेरिका ने पूरा एड़ी से नीचे का जोर लगा लिया, पैसे बंद कर दिए, सैंक्शंस कर दिए, नॉर्थ कोरिया पे है। तो कंट्रीज को इस समय अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बॉटम लाइन सर्वाइवल के, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ेगा। तो
तो ये तो आई थिंक हमारा एंड लाइन हमें क्लियर होनी चाहिए है। अब मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं, इंडिया जो कह रही है, आई थिंक इसके द्वारा एग्जैक्टली हम बाकी चीजों को लेकर के पाकिस्तान को कटघरे में पुश करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी पहलगाम में भी इसने केवल यही भी कहा कि अगर मेरे पास भारतीय सेना ने बड़ा अटैक किया तो मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस न्यूक्लियर वॉर कर दूंगा और इंडिया पे लॉन्च कर दूंगा। एक उसने ये लॉजिक दिया, पहले दे रहा था शुरू के दिनों में। बीच में इन्होंने अमेरिकन को नैरेटिव और सऊदीज को नैरेटिव भेजना शुरू करा, जिसकी भी और जिक्र हुई है कि अगर हमारी आर्मी बुरी तरह हार गई तो मेरी सिक्योरिटी का पता नहीं, ये डर्टी बॉम्ब्स नॉन स्टेट एक्टर आतंकियों के हाथ पड़ जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे और सऊदी अरेबिया फैल जाएंगे, मिडिल ईस्ट में हो जाएगा ये वो। ये उसने दूसरा गूगली या दूसरा एलिमेंट, दूसरा डायमेंशन दिखा के डराया। तो पाकिस्तान ये करेगा और इसको लेकर के आई थिंक बहुत ही मुश्किल ही नहीं, आई मीन इसे हमें डील करना पड़ेगा, पर इस इशू को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये रहेगी, इस खतरे को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। विंग कमांडर गीतांजलि सिंह, आपसे सवाल है कि जब आप फोर्सेस को देखते हैं, जब फोर्सेस और आतंकवादी एक साथ ही नजर आएं और उसके बाद भी इस तरह के न्यूक्लियर धमकी दें, तो उसको कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है कि हम आतंकवादी संगठन से लड़ रहे हैं कि हम किसी सेना से ही लड़ रहे हैं? मनोज्ञा, हमने ये देखा है इस कॉन्फ्लिक्ट में कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और जो उनके फंडेड आतंकवादी हैं या जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स में वो आतंकवादी प्रोड्यूस करते हैं, वो कितने हैंड इन हैंड काम करते हैं। आप अगर बहुत क्लियर कट मैसेज है जब एक जनाजे में उनके आला अधिकारी शामिल होते हैं, वो पिक्चर जो है वो वायरल ही नहीं, वो वीडियो ही पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा है। तो हमें ये पता है कि हम एक रोग नेशन से डील कर रहे हैं जिनकी आर्मी है कहने को, देयर इज मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री सेटअप, लेकिन वो कितना कारगर है, वो कितना किस विल और उसका कंट्रोल किन हाथों में है, वो कह पाना इस देश के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये एक बहुत क्लियर कट नोन फैक्टर है जो इंडिया को पता है कि वी आर डीलिंग विद अ रोग स्टेट। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी पूरा डिस्कशन में कि मुंह तोड़ जवाब तो हमारी आर्म फोर्सेस दे चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन एक कमर तोड़ जवाब हमें देना पड़ेगा, जो कि हमारी डिप्लोमेसी, जो कि एक अस्थिरता उनके इकोनॉमिक स्टेटस में होगा कैसे? और कमर तोड़ जवाब क्या कहें? डिस्क्राइब दैट, क्या मतलब है उससे? आप बिल्कुल, जैसे देखिए जो वेपन्स हैं, वो वेपन्स या ट्रेनिंग या जितना भी रिसोर्सेज है वो ऐसे नहीं आती है किसी भी देश के पास। तो अगर पहली बात तो सोर्स जो कि मॉनेटरी जहाँ तक कि उनकी स्टेटस है, जो अस्थिरता है उस देश में, वो जो अस्थिरता है वो कंटिन्यू रहेगी और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे वो बढ़ती है। तो ये एक स्टेबल देश नहीं है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, और अगर वो कंटिन्यू रहती है तो वो कभी उस अपने आप को री इक्विप ही नहीं कर पाएंगे कि वो किसी भी लड़ाई में आगे आके और शामिल हो पाए। दूसरी चीज है, जहां तक सैंक्शंस हैं, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, वो इम्पोज की जाए, कंट्रोल ऑफ थिंग्स, या जैसे कि जो बाकी देश हैं जो कि जैसे चाइना है या यूएन या यूएस है, जो कि ना चाहते हुए भी, या अब हम कहें कि इंटरनेशनली नॉट सेइंग इट बट स्टिल फंडिंग इट, वो जो चीजें हैं, that is where our diplomatic channels have to fusion and work to track it down. तो ये जी, विनय पाठक जी, वाइस चांसलर CSJMU, आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो दबाव बन रहे हैं, इसके साथ साथ भारत में जनता का मूड भी यही है ना कि भाई पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां सब जानते हैं, एक्सपोज हो चुका है, लेकिन बेशर्मी है कि जाती ही नहीं? आज जो हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने दो शब्द बोले कि जो पाकिस्तान है वो आतंकी स्टेट है और रोग स्टेट है। तो पाकिस्तान में जो सेना है, आतंकी हैं जिनके पास है, इनफैक्ट सेना और शासक में भी उनकी डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आतंकवादी की तरफ बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी वेस्टर्न मीडिया ने कवरेज किया या वेस्टर्न नेशंस ने पूरे उसके समय दिखाया कि टू न्यूक्लियर स्टेट्स आर फाइटिंग ईच अदर, मतलब दोनों न्यूक्लियर स्टेट बराबर हैं, और पाकिस्तान से इसलिए वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट डरा कि उसके पास भी न्यूक्लियर स्टेट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बीच में ही IMF ने उनको लोन भी दे दिया जहां पे इंडिया को एब्सटेन करना पड़ा। मेरे को एक इम्पॉर्टेंट बात यही लगी, और ये आज लग भी रही है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है
कि डिप्लोमेटिक चैनल, मुझे लगता है हमने बहुत अच्छा हमारे शासन लगा, हमारे पास एक आतंकवाद का बेस्ट स्टैंड भी था, लेकिन जो डिप्लोमेसी है उससे हमें लगता है और स्ट्रांग होनी चाहिए इंटरनेशनली, सो दैट एक इंटरनेशनल, जो हमारे पहले वाली मैडम भी कहती कि इंटरनेशनल प्रेशर होना चाहिए कि भाई आफ्टर ऑल चाइनीज मिसाइल उन्हें कैसे मिली, तुर्क के ड्रोन्स कैसे मिले, बाकी सब चीजें तो वेस्टर्न उन लोगों ने या वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट्स ने ही उनको दिया, इन चाइना और इन्होंने। तो जो लेकिन ये बात भी तो सही है ना जियोपॉलिटिकल विनय जी कि भारत के जितने दुश्मन दोस्त थे वो सब एक साथ नजर आ रहे थे ना पाकिस्तान के साथ, तो दुश्मन का दुश्मन तो यहाँ दोस्त हो गया और सब दोस्त एक साथ खड़े हुए थे पाकिस्तान के। भारत ने भी तो, भारत की भी आंखें खुली है ना, जिन लोगों ने मदद की है पाकिस्तान की लगातार, अब वो भी खुले में आ गए हैं सबके सामने। IMF का लोन अकेले नहीं चाइना दिला सकता, उसमें और भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, अगर उन पर जोर होता कि भाई ये पैसा तो आतंकवाद के लिए है तो उनको IMF का लोन नहीं मिलता। लेकिन उस जगह पे इंडिया की डिप्लोमेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपने देखा होगा कि लास्ट में उन लोगों ने कश्मीर का मुद्दा सामने खड़ा किया, जबकि मुद्दा आतंकवाद की लड़ाई का था। तो गोल पोस्ट शिफ्ट जो किया वेस्टर्न मीडिया ने, उस पर हमें जोरदार लड़ने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि भाई वेस्टर्न सपोर्ट के बिना ओनली चाइना और तुर्की के उससे पाकिस्तान इतना नहीं लड़ सकता। तो मेरा अपना आज का यही मानना है कि जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू किया कि सब लोगों से न्यूक्लियर छीनना चाहिए, उसका मतलब वही है कि जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है चाइना की वो ऐसी होनी चाहिए कि ये टेररिस्ट स्टेट है, इसके पास न्यूक्लियर पावर रहना या इसको पैसे देना, मतलब इस समय पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं। मुझे लगता है तो सुरेश वो गोयल जी इसका डिप्लोमेसी विनय जी आपके इस सवाल का सुरेश गोयल जी सबसे अच्छा जवाब दे पाएंगे, पूर्व राजनयिक हैं। आपको लगता है कि विश्व स्तर पर हमें और ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत है, लेकिन क्या हम नैरेटिव में पीछे रह गए हैं या नैरेटिव में पाकिस्तान को वेस्टर्न मीडिया का भी एडवांटेज मिला है? देखिए, ना तो ये बात नैरेटिव की है और ना ये बात ये है कि हमने डिप्लोमेटिकली प्रेशर ज्यादा नहीं डाला है। हमने प्रेशर डाला है, नैरेटिव की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, हर एक कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट एंगल होता है। अब मैं अगर सारी कंट्रीज का डिस्क्राइब करना शुरू कर दूंगा यहाँ पर तो काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन जहां तक टर्की, अजरबैजान, अमेरिकन की बात है, ये पाकिस्तान के उनका साथ कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना साथ है। ये पाकिस्तान से उनका साथ सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए एज ए सप्लाई बेस बहुत पुराना चलता रहा है। ये आप मेरे ख्याल है संजय बसंत जी ने बात की थी उसकी, या जनरल जिया उल हक की, उसके बारे में भी चर्चा होती है कि क्यों गए, क्यों नहीं गए, क्या। हालांकि उसमें एक अमेरिकन एम्बेसडर की भी डेथ हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि खतरा काफी पैदा हो गया था। ये तो मैं ये कहूंगा, देखिए कि ये बातें पुरानी है। ये इतना जरूर है, हाँ मैं इसमें चीज कहना चाहूंगा कि कम से कम 20 साल पहले से 20 साल पहले से तकरीबन, जब से हमारी एक आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़नी शुरू हुई है, ये इंडिया जो है बढ़कर के आगे, पहले वो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ, फिर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ और अब 4th बन रहा है। जब से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ शुरू हुई है, बाकी कंट्रीज ने हमारे ऊपर ध्यान देना शुरू किया है और उनके लिए हमारी एक अहमियत बढ़ गई है। अमेरिका, अगर बुश ने हमसे न्यूक्लियर डील साइन की, वो इसलिए साइन करी क्योंकि साउथ एशिया में चाइना का एक काउंटर खाली इंडिया ही है। और इसीलिए अगर क्वाड की बात हुई तो क्वाड की बात इसलिए हुई कि चाइना का काउंटर खाली इंडिया है। लेकिन अगर ट्रंप समझते हैं कि वो चाइना से डील कर सकते हैं, तो उनके मन में इंडिया से डील की शायद इतनी गुंजाइश ना रहे, वो ना सोचे इसके बारे में। तो ये जितने समीकरण बनते हैं, बदलते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। और मैं अभी भी ये कहूंगा कि आप हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप के लिए भी, और हम साफ साफ कहते हैं कि भाई अगर आपको पाकिस्तान इतना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप पाकिस्तान से व्यापार कर लीजिए। आप कितना कर लेंगे व्यापार, आप बताइए। मेजर जनरल संजय मेस्टन, इस पर आपसे पूछना चाहूंगी, जो बात सिर्फ व्यापार की नहीं है ना, बात सैनिक कार्रवाई की भी होती है, और सैन्य कार्रवाई जो हमने की है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। 3 दिन टिक नहीं पाया पाकिस्तान, लेकिन फिर भी भारत को आंखें दिखाने में कोई पीछे नहीं है। और न्यूक्लियर की धमकी देना, वही बात हो गई ना कि कुछ नहीं है तो भी धमकी, है तो भी धमकी, लेकिन धमकी नहीं खत्म होती। देखिए, पाकिस्तान हमेशा धमकी देता आया है, लेकिन इस टाइम ये मेरे ख्याल पहली बार विश्व में है कि 3-4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ओके, ये बहुत क्लियर है। और अभी वेस्टर्न मीडिया
अब एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट्स देने लगा है कि भारत ने किस प्रकार उनके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए हैं। अभी तो वो एविडेंस दिखा रहा है, चाहे वॉशिंगटन टाइम्स हो, तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, अभी ये सब ओपनली आ रहा है। लेकिन अभी बात अगर हम ये कर रहे हैं, जो अभी आपने फिर बोला ये न्यूक्लियर धमकी देता रहा है, देखिए वो तो देता रहेगा, लेकिन आज एक हमने देश में एक शुरुआत की है इसके ऊपर कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। देखिए जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट तो है नहीं, वो रोक स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है। तो क्या अब इंडिया को क्या करना चाहिए? एक है कि हम वो बोले कि नहीं आईएई कुछ नहीं कर सकता, देखिए सब कुछ मुमकिन है। क्यों? अभी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इसमें रूल बेस्ड कई चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं। आपने देखा अगर ट्रंप बोल सकता है कि मैं ग्रीनलैंड ले लूँगा या कनाडा को ये 51st स्टेट बना लूँगा, तो कहने का मतलब है अब भारत को इसमें आक्रामक होना पड़ेगा, चाहे डिप्लोमेसी हो चाहे पॉलिटिकली हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अच्छे रिलेशन है कई कंट्रीज़ के साथ, इसमें समय लगेगा, कोई शक नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। ऐसा कोई नहीं है कि आईएई वहाँ नहीं जा सकती है, जा सकती है। अगर ये पूरी विश्व में एक मीटिंग होके, और ये मतलब बहुत टाइम लगेगा इस पर डिस्कशन होके, जब हो जाएगा तो क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम आज ही पहला बोलना शुरू कर दें कि नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। भारत सरकार ने इस टाइम करके दिखा दिया। पहली बार पंजाब में हमने मारा है आफ्टर 53 ईयर्स। बोलने वाले ये भी बोल रहे थे नहीं हो सकता है, तो ठोका ना। कहने का मतलब है जब तक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगा, नेशनल रिजॉल्व नहीं होगा, चीज़ें आगे नहीं चल सकती। तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा कदम है, समय जरूर लगेगा। पूरी वर्ल्ड का एक ओपिनियन लेके इसके ऊपर हमें सोच विचार करना पड़ेगा। और एक नॉर्थ कोरिया का भी सवाल उठा है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी ये किया जा सकता है। देखिए उनको भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, बाकी देश का, रूस करेगा, तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एक कोशिश तो की जा सकती है। लेकिन 3 दिन के अंदर इस तरह से गीदड़ भपकी देना, धमकियां देना, विंग कमांडर गीतांजलि सिंह उन्होंने कहा ना अभी मेजर जनरल ने कि हमने ठोका तो सबसे ज्यादा वायुसेना ने है, इतना ठोका है जिसके सबूत पूरे विश्व के सामने हैं। आपको लगता है कि ये जो हमारी इस बार की आक्रामक प्रतिक्रिया रही है, ये बहुत लंबी दूरी तक जाएगी? बिल्कुल मनोज्ञा, आपने और सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो हम करना चाहते थे, जो हमारा टारगेट था, वो हमने पूरा किया। इसको रिस्पॉन्स, रिटेलिएशन या जो हमने प्लान किया हुआ मिशन था, वो हमने अपने टारगेट्स 100% न्यूट्रलाइज किए। और ये आप ये देखिए, इससे बहुत साफ होता है कि क्या आउटरीच है और क्या तैयारी है हमारी आर्म फोर्सेस की। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स ने किया है या 100% श्रेय एयरफोर्स को जाता है। जब भी हम आर्म फोर्सेस या आर्म फोर्सेस एक्शन की बात करते हैं, तो ये शुरू होता है पॉलिटिकल विल से, और उसके अंदर तीनों आर्म फोर्सेस के इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बहुत ही इंटीग्रेटेड और एमलगेटेड और सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट हमने देखा, जिसकी वजह से जो हम टारगेट्स और जो रिजल्ट है वो हम सब ने देखा और पूरे विश्व ने देखा। मैं कहूँगी बिल्कुल साफ तरीके से देखा कि हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या पोटेंशियल है हमारी आर्म फोर्सेस का। जब हम काम करने पे आते हैं तो क्या अचीव कर सकते हैं। विनय जी, आपसे सवाल मेरा कि जब हम काम करने पे आते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्या अब ये एजेंडा में शामिल हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह से खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोशिश कई गुना ज्यादा बढ़ जानी चाहिए? मुझे लगता है कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहला एजेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान का पावर किसके पास है? पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के पास है, या लश्कर ए तोयबा के पास है, या जैसे मोहम्मद के पास है, शासन के पास है? किसी को नहीं पता है। और जिस तरह से पाकिस्तान चैनल्स ने कवर किया, आपने भी बताया उसके बारे में, कि हारने के बाद भी उन्होंने जीत, क्योंकि वहां पे इतनी गरीबी है, इकोनॉमिक्स पावर है, जनता के पास और कोई इशू भी नहीं है, कि वो इसी इशू को ऐसा उन्होंने बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर की उनकी धमकी है, हमें वर्ल्ड में ले जाना चाहिए, वर्ल्ड से पावर करना चाहिए, और ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि आज जो भारत को धमकी दे रहा है, वो विश्व की पूरे शांति के लिए पाकिस्तान एक खतरनाक स्टेट है। और यही शायद ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नाउ इट्स अ रोग स्टेट। तो किसी सिविलाइज्ड स्टेट से डील करना आसान होता है, डेलिब्रेशन करना आसान होता है, पर रोग स्टेट से डील करने की कोई भी मेथोडोलॉजी शायद किसी को नहीं मालूम है, इसलिए वो जितना जल्दी समाप्त हो जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रविंदर सचदेवा, आपको लगता है यदा यदा ही धर्मस्य का समय आ गया है? यदा यदा ही धर्मस्य लग रहा है? Yeah, sure. I mean,
डेफिनेटली करा जा सकता है, करना चाहिए। विदाउट डाउट हमें बहुत कुछ अचीव हो सकता है। मैं जनरल वेस्टर्न को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, हम उनसे बहुत सीखते हैं। बट एक स्पेसिफिक मामले में अभी जो उन्होंने कहा, आई एग्री कि हम जो चाहें अचीव कर सकते हैं, बट विद ड्यू रिगार्ड्स टू आईएए का कोई मैंडेट नहीं है नॉन सिविलियन फैसिलिटीज में जाने का। ठीक है, अब वही हाल है जैसे यूएन का है, या तो रिफॉर्म करो यूएन तो फिर कुछ इफेक्टिव हो सकता है। तो आईए का जो क्लियर कट मैंडेट है इज ओनली फॉर सिविल फैसिलिटीज। सेकेंडली, अगर हम ये कहते हैं कि इसको निकाल देना है, तो क्या हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के पास शायद करीब 150-200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, कहा जाता है अंदाजन, छोटे बड़े टैक्टिकल 10 किलोटन 50 किलोटन, कुछ बड़े भी हैं, हमारे पास भी ऐसे ही हैं। इन सबको कोई एक स्ट्राइक में निकाल नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आई थिंक कुछ चीजें जिंदगी में इम्पॉसिबल होती है, मैं इन चीजों को उस कैटेगरी में रखता इम्पॉसिबल, कि आप एक साथ किसी कंट्री के सारे वेपन्स एलिमिनेट कर दो। तो रास्ता जो है, यस एब्सोल्युटली, अगेन एज जनरल मिनिस्टर एम्बेसडर गोयल आर सेइंग एंड बाकी एमिनेंट कोलीग्स, इज हार्ड वर्क, हार्ड प्रेशर सस्टेन्ड, कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। ओके, जितना हम ज्यादा ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे लेके जाएंगे इसको, और करना चाहिए मल्टीपल एंगल से। अभी आईएमएफ की बात हो रही है, आईएमएफ में इसलिए नहीं हो सकता ये जो लोन पास हो गया अभी फिलहाल, राइट? आईएमएफ के जो लोन्स पास होते हैं, इनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और 25 हैं, और एक होता है अल्टीमेटली इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पास कर दिया, जो बड़े मुद्दे होते हैं वो जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आईएमएफ के चाइना की 1/3 वोटिंग, चाइना इज द नंबर 3 वोटिंग पावर, फर्स्टली यूएस, सेकंड जापान एंड थर्ड चाइना। तो आईएमएफ में भी चाइना वही करेगा जो यूएन में करता है, वीटो करेगा। तो ये हम कोई स्ट्रक्चरल चीजें हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किन वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं। मैं एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगी रविंद्र जी, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन सी तीन चीजें हैं जो इस समय भारत को एकदम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करनी चाहिए पाकिस्तान की इस ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए, या कम करने के लिए, जो मिलिट्री टू सिविल पावर जो जिसकी आड़ में वो चल रहा है? I would absolutely say again, yes, IMF and Asian Development Bank, ये दो हैं। By the way, ADB को मत भूलिए, ADB भी बहुत बड़ा पाकिस्तान को एड देता, पर एडीबी में भी क्या है, जापान नंबर 1 उसकी फंडिंग है, नंबर 2 फंडिंग चाइना की आती है। तो बट स्टिल हमें इनकी फाइनेंसिंग को कंडीशंस लगानी चाहिए, क्लॉजेस लगाने चाहिए जितना ज्यादा हो सके आईएमएफ एंड एडीबी की फंडिंग की। दैट इज वन। सेकेंडली, हमें पाकिस्तान का अगेन जैसे भी चल रहा है कि रोग स्टेट है, रोग नेशन है, और जो खासकर इसकी ये धमकी है कि अगर मैं टूटा तितर बितर हुआ, मैं चाहे इवन इफ माय गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, बट अगर हम डिफीट हो गए तो ये सब आतंकी लूट के ले जाएंगे, ये सुपरमार्केट बन जाएगी। वो भ्रम हमें हटाना चाहिए। उस भ्रम को हटाने का एक रास्ता है, अमेरिका ने डेवलप किया था और हमने भी शायद डेवलप किया हुआ है, कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है, 9/11 के बाद अमेरिका ने प्लान डेवलप किया था कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो क्या करा जाएगा खटाखट प्रोटेक्शन करने के लिए। इस तरह के सिनेरियोज बनाए जा सकते हैं, बट जब असल सिचुएशन आएगी वो कितने इंप्लीमेंट होते हैं, दैट्स इफ नॉट वरी, बट दैट शुड बी स्टिल फैक्टर्ड इन। आखिरी कुछ मिनटों में विनय जी, छोटे छोटे जवाब, आखिरी जवाब क्या कहेंगे आप 3 लाइन में? मेरा भी यही कहना है कि पाकिस्तान अब रोग स्टेट हो गया है, न्यूक्लियर पावर लेनी चाहिए, और सबको एक साथ डेवलप कंट्रीज लाइक यूएस और सभी को इस पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आतंकी स्टेट के नाते केवल इंडिया के पास ही इंटेलिजेंस है कि कहाँ ये लश्कर तोयबा और ये सब है, ये यूएस के पास भी है और बड़ी कंट्रीज के पास भी इंटेलिजेंस है। जैसे उन्होंने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया, वैसे ही इनके न्यूक्लियर पावर और सबको एलिमिनेट करने की जरूरत है। जी, विंग कमांडर गीतांजलि सिंह, आखिरी 3 सेंटेंस क्या कहेंगी? मनोज्ञा, मैं कहना चाहूंगी साम दंड भेद, हमें सब कुछ यूज करना है, जो भी हमारी पावर्स हैं, वेदर इट कम्स टू पॉलिटिकल पावर्स, डिप्लोमेसी और आर्म फोर्सेस, जी, सब चीजों से वी हैव टू पल्वराइज दिस रोग नेशन। सुरेश गोयल जी, आप क्या कहेंगे? पर आई है कि बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया है, तो विद डोंट टेक मी सीरियसली, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस का समर्थन करना चाहिए और बाकी कामों को कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मेजर जनरल संजय मेस्टन, आखिरी कुछ शब्द क्या कहेंगे? आखिरी, बिल्कुल, मैं आज 2-3 चैनल में यही बोला है, भारत को तुरंत बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए। मैप्स में आज से ही हमें बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री दिखाना चाहिए और उनकी एम्बेसी खोलनी चाहिए यहाँ, और विश्व में इनके लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी कि पूरी विश्व इनको मान्यता दे, और भारत पहला देश होना चाहिए विश्व में
जो इंडिपेंडेंस इनका रिकॉग्नाइज करे ओपनली। अभी कोई इसमें पीछे वाली देखने वाली बात ही नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सही कहते हैं ना कि कुछ बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज ही अपने आप में बीमारी होता है। शायद पाकिस्तान के साथ भी भारत को यही करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिलहाल मुकाबला में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।